हेलो दोस्तों, मैं हूं शशि और शशि मैथ्स के एक नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस की सेट 16 का क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में रहा कुछ बातें आपके सामने। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही देते हैं, इसमें कहने की क्या बात है। आइए सीधा बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है, यदि 1440 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहला भाग दूसरे भाग का 7/9 है, तो छोटी भाग कितनी है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए कुल कितना रुपए है। कुल है 1440 रुपए। कुल रुपए है 1440 रुपए, ठीक है। और देखिए बोला क्या जा रहा है कि इसको दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहला भाग दूसरे भाग का 7/9 है। तो यहां देखिए क्या बोला जा रहा है। यहां से हम अगर मान लें कि माना कि दूसरा भाग बराबर 100 रुपया, ठीक है। तो पहला भाग क्या हो जाएगा, तो प्रश्न से पहला भाग कितना हो जाएगा, पहला भाग कितना होना चाहिए। पहला भाग जो है दूसरे भाग का 7/9 है, तो दूसरा भाग है x, इसका का 7/9 भाग है, ठीक है। यानी कि पहला भाग आ गया x का 7/9 रुपया, ठीक है जी। अब देखिए क्या हो रहा है कि 1440 रुपए को दो भागों में बांटा जा रहा है। यानी कि अगर हम इन दोनों भागों को जोड़ देंगे तो वो कितना होना चाहिए, 1440 रुपए के बराबर होना चाहिए। यानी कि x प्लस x का 7/9 भाग को हम अगर जोड़ देंगे तो कितना होना चाहिए, 1440 रुपए हो जाना चाहिए। यहां से अगर हम लघुत्तम ले ले तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9x प्लस 7x बराबर 1440 रुपए। इतना सभी को क्लियर है जी, इतना आप सभी को क्लियर है। तो यहां देखिए अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 9 7 16x बराबर, यहां से देखिए ये भाग में है, इधर आएगा तो हो जाएगा गुना में, यानी कि 1440 गुना 9, यानी कि क्या हो जाएगा 16x बराबर 144 नमा होता है 1296 और यहाँ से एक 0 हो जाएगा। यानी कि अगर हम x की बात करें तो क्या हो जाएगा 12,960 बट्टा में 16 से आप इसको काट दीजिए, 16 8 128, यहाँ बचेगा 1 तो ये हो जाएगा 16 एकम 16, यानी कि 810 रुपये आ गया। x बराबर आ गया 810 रुपये। ये कौन सा भाग है, ये है दूसरा भाग, यानी कि दूसरा भाग आ गया कितना रुपए, 810 रुपए। तो पहला भाग कितना हो जाएगा, पहला भाग कितना हो जाएगा, पहला भाग दूसरा भाग का 7/9 है, यानी कि 810 गुना 7/9, 9 9 81, यानी कि 90 हो जाएगा, ठीक। और 963 यानी कि 630 रुपए। पहला भाग आ गया 630 रुपए और दूसरा भाग आ गया 810 रुपए। हमें बताना है कि छोटी भाग कौन सी है, तो आप यहां से कंपेयर करिए। ये है 810 और ये है 630, दोनों में छोटा है 630, यानी कि छोटा भाग कितना आ गया, छोटा भाग आ गया 630 रुपए। और अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये होपफुली अब ये बोल सकता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप इन सभी को नोट करिए और नोट करने के साथ साथ आप वीडियो को पॉज करिए और आप क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आप खुद से करिए। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर कितना है। और यहाँ पर भिन्न देखिए क्या दिया गया है, 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है और 5/6 है, ठीक है जी। हमें बताना है कि यहाँ पर जितने भी भिन्न दिए गए हैं इनमें जो सबसे बड़ा भिन्न है और जो सबसे छोटा भिन्न है उनके बीच का अंतर हमें बताना है। तो हम लोग यहाँ पर गौर कर रहे हैं तो एक बात हमें दिख रही है कि यहाँ पर जितने भी भिन्न दिए गए हैं अगर हम उन सभी का अंश को देखें और हर को देखें,
यहाँ देखिए, यहाँ पर जितने भी भिन्न दिए गए हैं, अगर हम इन सभी का अंश और हर को देखें तो देखिए सभी में अंश जो है हर से छोटा है, सभी में अंश हर से छोटा है, जिसके कारण ये हो गई प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या हो गई? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। और यहाँ पर एक और बात को गौर करिए कि यहाँ पर जितने भी भिन्न दिए गए हैं सभी में अंश और हर का देखिए अंतर बराबर है, सभी में अंश और हर का अंतर बराबर है। पहली बात कि यहाँ पर जितने भी भिन्न दिए गए हैं सभी में अंश जो है हर से छोटा है, और दूसरी बात यहाँ पर जितने भी भिन्न दिए गए हैं इन सभी भिन्न में जो अंश है और जो हर है उसके बीच का अंतर एक एक का है सब में, यानी कि सब में अंतर बराबर है। तो जब ये दो कंडीशन बने तो हम एक बात को देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी भिन्न दिए गए हैं उन सभी भिन्न में जो सबसे बड़ा अंश किसका है, तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा अंश है इसका, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा फ्रैक्शन, यानी कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ये क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट फ्रैक्शन। बात को समझे आप? यहाँ पर पहला बात कि अगर कोई भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी कि प्रॉपर भिन्न है और अगर उन सब के बीच का अंतर बराबर का है तो यहाँ पर जितने भी भिन्न दिए गए हैं इनमें हम पहले क्या देखेंगे कि सबसे बड़ा अंश किसका है, जिसका सबसे बड़ा अंश होगा वही सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा भिन्न बन जाएगा, यानी कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो अब हमारे पास सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न आ गया है। सबसे छोटा भिन्न है 2/3 और सबसे बड़ा भिन्न है 5/6। ठीक, अभी भी अगर आपको मेरे बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो आप अपना कैलकुलेटर निकालिए और इन सभी का एग्जैक्ट वैल्यू को ठोक दीजिए। आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा है 5/6, इस दिए गए भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न है 5/6 और सबसे छोटा भिन्न है 2/3। तो इनके बीच का अंतर हमें निकाल देना है 5/3 बटा 5/6 बटा 2/-2/3। तो यहाँ से लघुत्तम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा लघुत्तम, तो ये हो जाएगा 5 - 4, यानी कि 1/6 हो जाएगा इनके बीच का अंतर। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो होपफुली अब मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और इस सॉल्यूशन को आप नोट करिए और आप क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन खुद से करिए और अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। ठीक है जी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। ठीक है जी, क्वेश्चन को आप एकदम ही ध्यान से सुनिए। बोला जा रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है और हमें लास्ट में बताना है कि पुत्र की आयु क्या होगी। तो हम यहां से मान लेते हैं कि माना कि पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 1 वर्ष। ठीक है, तो देखिए प्रश्न से क्या हो जाएगा, जब पुत्र की वर्तमान आयु और पिता की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है तो और हम यहां से मान लिए कि अगर पुत्र की वर्तमान आयु 1 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 60 - 1 वर्ष होगा ना। जब वर्तमान में पुत्र की आयु है 1 वर्ष और पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है तो अकेले पिता की उम्र कितना होगा? 60 - 1 वर्ष। ठीक है जी, सभी को इतना क्लियर है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है। यदि 6 वर्ष पूर्व, यानी कि ये हो गई पुत्र की आयु और ये हो गई पिता की आयु, 6 वर्ष पूर्व यानी कि 1 - 6 वर्ष पहले, तो यहाँ भी 1 ये हो गया -6 होगा यहाँ पर भी।
6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, यानी कि ये हो गई 5 गुनी थी। ठीक है जी। तो यहां से अगर हम मान निकाल ले तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 30 बराबर ये क्या हो जाएगा, 60 में से 6 हो जाएगा तो बचेगा 54 माइनस x। ठीक है। और ये क्या हो गई, 6x बराबर 84, इसलिए x बराबर 14, x का मान आ गया 14 वर्ष, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा, 14 वर्ष। लेकिन हमें 6 वर्ष बाद बताना है कि पुत्र की आयु कितना है। क्वेश्चन में देखिए ना, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, तो अब यहां से हम निकाल लेंगे 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान में है 14 वर्ष, तो 6 वर्ष बाद है तो 6 जोड़ देंगे तो यानी कि 20 वर्ष हो जाएगा हमारा आंसर। तो अगर हम बात करें ऑप्शन की तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है। तो मैं होपफुली बोल सकता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आप पहले से ही इसका सॉल्यूशन कर लिए थे तो आप अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर तय करके। ठीक है जी। तो आप इसको नोट करिए और आप क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए और उसका सॉल्यूशन खुद से करिए और अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो आप इसको नोट करिए और क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप पहले खुद से ही करिए। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन है जो कि है 5 + 2 रूट 3 बटा में क्या है 7 + 4 रूट 3 बराबर है a + b रूट 3। हमें a और b का मान बताना है, हमें a और b का मान बताना है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को जो है 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि हम दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करके और 2 समीकरण बना करके हम a और b का मान निकाल सकते हैं। तो जब आप वैसे करेंगे तो आपका प्रोसेस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो उससे हमें बचना है क्योंकि हमें कम से कम टाइम में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेना है, हमें केवल आंसर से मतलब है। तो हम क्या करें, कुछ ऐसा करें कि हम इस पार्ट को इसके फॉर्म में लिख दें और दोनों को कंपेयर करके a और b का मान हम निकाल लें। ठीक है। तो हम क्या करें इसमें, तो यानी कि अगर हम 5 + 2 रूट 3 बटा में 7 + 4 रूट 3 में ऐसा क्या करें कि ये इसके फॉर्म में आ जाए, तो हम सिंपल यहाँ जो हर है इसके अपोजिट साइन से इसमें ऊपर नीचे हम गुना करा देते हैं तो ये कुछ हो जाएगा ऐसे। ठीक है जी। सभी को एकदम क्लियर है। हम क्या कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, इसमें इस पार्ट में हम कुछ ऐसा करें कि ये जो है इसके फॉर्म में आ जाए और हम इन दोनों को कंपेयर करके a और b का मान वहां से आराम से निकाल सकते हैं बेहद ही कम टाइम में। ठीक है जी। तो यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आप गुना कराइए दोनों में, 7 × 5 = 35, ठीक, और 5 × 4 = 20 माइनस होगा 20 रूट 3। यहाँ से क्या हो जाएगा +14 रूट 3, 7 दूनी 14 रूट 3 और ये क्या हो जाएगा -8 और गुना 3 यानी कि माइनस हो जाएगा 24। सभी को क्लियर है जी। आप जो है बारी बारी से इन दोनों में आप गुना कराएंगे, इससे इससे और इससे और फिर इसमें इसमें और फिर इसमें इसमें, तो ये कुछ हो जाएगा ऐसे। ठीक है। और ये देखिए a + b × a - b यानी कि a² - b²। ठीक है। तो a² यानी कि 7 का स्क्वायर -4 रूट 3 का होल स्क्वायर। सभी को इतना क्लियर है? तो अच्छा जी। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 35 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, 5 में से 4 गया बचा, और यहाँ पे बचेगा 1 और 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1। और यहाँ देखिए -14, 7 दूनी 14 रूट 3 है, तो ये हो जाएगा -6 रूट 3 बटा में क्या हो जाएगा 7 × 7 होगा 49। ठीक है। और -4 का स्क्वायर होगा 16 और रूट 3 का हो जाएगा 3।
ठीक है, यानी कि 11 माइनस 6 रूट 3 बट्टा में क्या हो जाएगा 49 माइनस 16 या 48, यानी कि ये हो गया 11 माइनस 6 रूट 3। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा a प्लस बी रूट 3। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया कि हमने इस फॉर्म को हमने इस फॉर्म में लिख दिए। यहाँ देखिए ना a प्लस रूट, यहाँ क्या है a प्लस बी रूट 3 है, इसको हम इससे आप कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ देखिए a की जगह पर है 11, इसलिए a बराबर होगा 11 एंड b बराबर क्या होगा, यहाँ देखिए प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर b बराबर होगा -6। ठीक है, यानी कि a बराबर आ गई 11 एंड b बराबर कितना आ गया -6, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन लग रहा है कि a होगा, यहाँ पर हमें लग रहा है कि a होगा और हमारा a ही हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो होपफुली अब मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आपको वहां पर क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करिए और ये सॉल्यूशन को आप नोट करिए और क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन पहले आप खुद से करिए और अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, 40,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। ठीक है जी, तो यहां पर देखिए क्या दिया गया है कि मूलधन यानी कि P का मान दिया गया है 40,000 रुपए। ठीक है, और दर दिया गया है, दर यानी कि रेशियो का मान दिया गया है 10%, और समय यानी कि T का मान दिया गया है 3 वर्ष, और हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। देखिए ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। CI बराबर क्या होता है A माइनस P एंड A बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 का पावर T। ठीक है, तो यहाँ से हम A का मान यहाँ पे पुट करके और CI का मान निकाल सकते हैं, इसलिए CI बराबर क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बटा 100 का पावर T माइनस P होगा। सभी को क्लियर है? इतना सभी को क्लियर है? हम बस केवल यहाँ पर A का मान पुट करके और CI का मान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से अब CI बराबर क्या होगा, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए दोनों में क्या है P कॉमन है, तो हम यहाँ से P कॉमन ले लेंगे तो बचेगा केवल 1 प्लस R बटा 100 का पावर T माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है जी, सभी को इतना क्लियर है? सभी को इतना क्लियर है? तो अब हम यहाँ से मान को पुट कर दे रहे हैं। P का मान दिया गया है 40,000, ठीक, इंटू 1 प्लस R का मान है 10 और ये बटा 100 का पावर T का मान है 3 माइनस 1। ठीक है, सभी को क्लियर है? इसलिए CI बराबर हो गई 40,000 इंटू 10 एकम 10 और 10 दहा में 100 होगा, और यहाँ से हम लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 10 और ये 10 प्लस 1 का पावर 3 माइनस 1। सभी को इतना क्लियर है? अब ये क्या हो जाएगा, CI बराबर 40,000 इंटू 11 बटा 10 का होल क्यूब माइनस 1 होगा, यानी कि CI बराबर हो गया 40,000 इंटू 11 का क्यूब 1331 और 10 का क्यूब होगा 1000 माइनस 1। यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा, CI बराबर 40,000 इंटू 1331 माइनस हो जाएगा 1000। अगर हम 1000 यहाँ से लघुत्तम ले ले तो अब देखिए यहाँ से 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, CI बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ बचा केवल 40 इंटू 1331 माइनस 1000 बचा कितना, 331। गुना कराइए, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और 1 13 और 1 यहाँ 1 0, यानी कि 13,240 रुपये हमारा जाएगा आंसर, जो कि हमारा अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन C हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का मान कितना आ गया, 13,240 रुपये, और ये हो गया हमारा आंसर।
तो अब मैं ये होपफुली बोल सकता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप वीडियो को पॉज करिए और आप पहले क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। पहले आप क्या करिए कि यहाँ जो सॉल्यूशन है आप क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन को नोट करिए और क्वेश्चन नंबर 6 का आप खुद से सॉल्यूशन करिए और अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है। यदि समुच्चय ए, यहाँ देखिए एक सेट है ए जिसके एलिमेंट यानी कि जिसके तत्व हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो, तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है। यहाँ देखिए भैया, यहाँ पर एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और यहाँ पर ऑप्शन ए में है कि 9, इस साइन का यूज किया गया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस साइन को क्या बोला जाता है, ठीक है। और ये है बी 10, सी में है 11 और ये साइन और सेट ए, और डी में है ये साइन और ये सेट और ये है। देखिए यहाँ जो आप साइन को देख रहे हैं इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू, ठीक है। तो आप पहले समझिए कि इसका कंसेप्ट क्या है, उसके बाद ही आप अपने आंसर को दीजिएगा, ठीक है जी। देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज ये आप है, ठीक है, और ये आपकी पूरी फैमिली है। ये आप हैं और ये आपकी पूरी फैमिली है। तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? आप बोलेंगे कि मैं इस फैमिली का एक हिस्सा हूं, मैं इस फैमिली का एक मेंबर हूं, ऐसे बोलिएगा। या फिर बोलिएगा कि मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूं या फिर करती हूं, ऐसे ही बोलिएगा ना आप कि मैं इस फैमिली का एक मेंबर हूं या फिर मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूं या फिर करती हूं, ठीक है। तो ठीक ऐसे ही इसका मतलब क्या कि आप जो है इस पूरे फैमिली में हैं, आप इस पूरे फैमिली का एक हिस्सा हैं, ठीक है। वही कंसेप्ट है यहाँ पर बिलोंग्स टू का। यहाँ देखिए हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि ये पूरा एक फैमिली है, ठीक, और इस फैमिली को हम एक कैपिटल लेटर ए से डिनोट कर दिए हैं। ये पूरी एक फैमिली है जिसमें ये सभी क्या है, फैमिली मेंबर हैं, और इस पूरे फैमिली को हम एक नाम दे दिए हैं और इसको हम एक कैपिटल लेटर ए से डिनोट कर दिए हैं, ठीक है जी। और यहाँ देखिए क्या है, ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 9 बिलोंग्स टू सेट ए। कहने का मतलब ये कि 9 जो होना चाहिए यानी कि 9 जो होना चाहिए सेट ए में होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ देखिए हम चेक करते हैं, 9 तो यहाँ पर है, तो हाँ 9 जो है इस सेट ए यानी कि ये जो फैमिली है उससे 9 बिलोंग कर रहा है, यानी कि 9 जो है इस फैमिली का एक मेंबर है। तो ये एक कथन हमारा सही हो सकता है। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो यहाँ देखिए बोला जा रहा है कि 10 यानी कि 10 बिलोंग्स टू सेट ए, समुच्चय ए। तो आप यहाँ पर चेक करिए कि क्या 10 इस फैमिली में है, नहीं है, जिसके कारण ये कथन गलत हो गई कि 10 इस सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ये कथन गलत हो गई। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, तो यहाँ पर है 11 बिलोंग्स टू सेट ए। देखिए 11 जो है सेट ए में कहीं भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण ये भी कथन गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो यहाँ देखिए क्या है, 15 बिलोंग्स टू सेट ए। तो क्या 15 सेट ए में है? नहीं है, हमें कहीं भी इसमें 15 दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण ये भी कथन गलत हो जाएगा। यानी कि हमारा कथन ए सही होगा, 9 बिलोंग्स टू सेट ए। होपफुली आप लोग बिलोंग्स टू का कंसेप्ट समझ गए होंगे और आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए और आप क्वेश्चन नंबर 7 को एकदम ही ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। आप वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए और क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आप खुद से ही करिए और अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है। किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है तो संख्या क्या होगी। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि हम पहले मान ले रहे हैं कि माना कि वह संख्या बराबर x है। तो प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, उस संख्या का वर्ग यानी कि इसका वर्ग का 3 गुना है 192,
यही ना बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि उस संख्या के वर्ग का 3 गुना है 192। ठीक है, तो हमें उस संख्या का मान बताना है। तो ये हो गया 192/3। काट दीजिए आप इसको, कट जाएगा ये 6 तिया 18, बच जाएगा ये 12 हो जाएगा और 3 चौका 12, यानी कि x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 64, इसलिए x बराबर आ गया 8 हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो होपफुली आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन समझ गए होंगे और आपका आंसर भी मेरे आंसर से मैच कर रहा होगा। तो आप इसको नोट करेंगे और आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन पहले खुद से करिए और अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर दे करके डाल दीजिएगा। ठीक है जी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि 289 रुपए को कुछ व्यक्तियों में इस प्रकार वितरित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही रुपए मिले जितनी व्यक्तियों की कुल संख्या है। हमें व्यक्तियों की संख्या बताना है। तो यहाँ देखिए कुल रुपए कितना है, कुल रुपए बराबर 289 रुपए है। और देखिए प्रश्न से क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में हमें उतना ही रुपए वितरित करना है कि जितनी की व्यक्तियों की संख्या है। तो हम यहाँ से मान ले रहे हैं कि माना कि यहाँ से हम क्या कर ले रहे हैं कि माना कि हमें उन सभी व्यक्तियों में 1 रुपए वितरित करना है। उन सभी व्यक्तियों को 1 रुपए देना है। जितने व्यक्ति हैं उन सभी को हमें 1 रुपए देना है। तो इसलिए प्रश्न से क्या हो जाएगा कि व्यक्तियों की संख्या भी क्या हो जाएगा, व्यक्तियों की संख्या भी उतना ही हो जाएगा, क्योंकि जितना रुपए हमें सभी व्यक्तियों को देना है उतना ही व्यक्ति की संख्या है। ठीक है, जैसे कि अगर हमें सभी व्यक्ति को 5-5 रुपए अगर देना है तो व्यक्ति की संख्या भी 5 ही होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो यानी कि अब क्या होगा कि 289 रुपए को, ठीक है, कुल रुपए को हम सभी व्यक्तियों में 1 रुपए दे रहे हैं तो सभी व्यक्तियों की संख्या के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि x स्क्वायर बराबर 289, इसलिए x बराबर हो जाएगा 17, यानी कि व्यक्तियों की संख्या बराबर कितना आ गया 17। ठीक है, और सभी व्यक्तियों को 17 रुपए ही दिया जा रहा है। व्यक्तियों की संख्या कितना आ गया 17 और सभी व्यक्तियों को 17 रुपए ही दिया जा रहा है। यानी कि अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। होपफुली आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो आप इसको नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सभी को देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा। एक भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में से 1 घटा दिया जाए तो अभिन्न का मान 1 हो जाता है। ठीक है जी। यदि केवल हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो भिन्न का मान हमें बताना है। तो यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि कोई एक भिन्न है, अगर उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में से 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। तो हम यहाँ से मान ले रहे हैं, माना कि वह भिन्न बराबर x/y। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा कि उसके अंश में 1 जोड़ दिया जा रहा है और हर में से 1 घटा दिया जा रहा है, तो इसका मान 1 के बराबर हो जा रहा है। यानी कि x + 1 बराबर y - 1, यानी कि x - y + 2 बराबर 0 हो गया समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्न से, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर फिर क्या बोला जा रहा है कि यदि केवल हर में 1 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। यानी कि x/y + 1 जोड़ा जा रहा है ना, y + 1 बराबर, तो ये हो जा रहा है 1/2, यानी कि 2x
बराबर y प्लस 1 यानी कि 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करिए आप कि यहाँ से समीकरण 2 माइनस 1 कर लीजिए यानी कि 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 और समीकरण 1 है x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा x माइनस प्लस हो जाएगा कैंसिल आउट, x माइनस 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर आ गया 3। सभी को इतना क्लियर है जी? x का मान आ गया 3, तो आप समीकरण 1 में x का मान पुट करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 3 माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, इसलिए y बराबर आ गया 5, यानी कि x का मान आ गया 3 और y बराबर 5, इसलिए वह भिन्न बराबर x बटा वाई यानी कि 3/5 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो होपफुली अब मैं ये बोल सकता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आप इसको नोट करिए और आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, आपको वहां पर क्वेश्चन नंबर 10 दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आप पहले खुद से करिए और अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए, एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ आप क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन करिए, आपको सॉल्यूशन करने में मजा आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की तो देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार 15 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की संगत ऊंचाई होगी। तो यहाँ देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 45 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका आधार दिया गया है 15 सेंटीमीटर, आधार दिया गया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें उस त्रिभुज का ऊंचाई निकालना है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुना आधार, त्रिभुज का आधार गुना त्रिभुज का ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ से क्षेत्रफल दिया गया है 45, 1/2 आधार है 15 और हमें ऊंचाई का मान निकालना है, तो हम यहाँ से मान ले रहे हैं कि ये x के बराबर है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा 45 गुना 90/15। ठीक है, बराबर x, तो ये क्या हो जाएगा 15 छक्का 90, इसलिए x बराबर क्या आ गई, x बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी कि ऊंचाई आ गई, त्रिभुज की ऊंचाई आ गई 6 सेंटीमीटर। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। होपफुली अब मैं ये बोल सकता हूं कि आज आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर बाई चांस आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं आपके उस पर्टिकुलर डाउट को नेक्स्ट सेशन में क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और दूसरी बात, आज के बताए गए सभी क्वेश्चन का अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।